Hello and welcome to this video. तो इससे पहले I hope you have covered the Davician model and even the Penck's model and also the LC King's model. So जो Davis थे, Davis was of a school of thought where he considered the processes and the landforms evolution is time dependent. He is focusing on the stage based processes. He is focusing on the role of time. ये सब हम उधर पे डिस्कस कर चुके थे. To counter such theories, there were some theories known as equilibrium theory, जो मानती हैं कि the processes and the changes they are not sequential, they are not historical. तो आज हम equilibrium theories and some of the propagator of the equilibrium theory उन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So give a heading, equilibrium theory. Now, what is equilibrium theory? So, these theories are basically interpreting slopes and landform as product of interacting forces and interacting processes. जो भी slopes के form होते हैं, it depends on the balance, how the balance is maintained or disrupted between the processes which are creating and the processes which are destroying. पहले इसका एक एग्जांपल बता देता हूँ, मतलब एग्जांपल नहीं, समझाने की ट्राई करता हूँ, देन आई विल गिव यू द नोट्स. ओके, तो हमने देखा है कि विंड एज अ एजेंट ऑफ इरोजन, विंड मूव करेगी एंड इट विल erode, it will weather also, it will erode and it will transport and then finally deposit something. And then we also have seen there are various type of rocks, hard rocks and soft rocks. So suppose this is a desert landscape है ये, ठीक है, this is a landscape. अब इस लैंडस्केप पे वी हैव अ ह्यूज रॉक हेयर, एक यहाँ पे इस तरीके की रॉक है. नाउ द कंपोजिशन ऑफ रॉक इज सच कि इस रॉक का जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, दैट पार्ट इज अ सॉफ्ट रॉक वाला पार्ट, या कंपैरेटिवली सॉफ्टर उसको मान सकते हैं कि वो रेस्ट ऑफ द रॉक से तो सॉफ्ट है. नाउ दिस इज अ रॉक ऑन द सरफेस, मान लेते हैं ये कोई एरिड रीजन है. नाउ द विंड्स विल मूव, अब एरिड रीजन है तो ऑब्वियसली द विंड्स विल मूव. व्हेन द विंड्स विल मूव, द विंड्स विल हिट दिस रॉक. सो देयर आर टू प्रोसेसेस. वन इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये जो विंड्स आ रही है वो इसको क्या करना चाह रही है, इरोड करना चाह रही है, वो इसको डिस्ट्रॉय करना चाह रही है. एंड अनदर इज द प्रोसेस ऑफ रेजिस्टेंस, इस रॉक की कितनी हार्डनेस है या इसकी कितनी रेजिस्टेंस है, वो चीज ऑपरेट कर रही है. अब होगा क्या कि सपोज मान लो ये विंड्स आई, यहाँ से ऐसे विंड्स आई और इसने इतना रॉक इरोड कर दिया पहले, फिर कुछ विंड्स आई इतना रॉक इरोड कर दिया, ऐसे ही इरोजन चलता रहा चलता रहा चलता रहा. सो आफ्टर मेनी इयर्स ये रॉक फाइनली इतनी बच गई. सो नाउ द रॉक लुक्स लाइक दिस. अगर आपने एरिड साइकिल्स पढ़ी होंगी या डेजर्ट के बारे में पढ़ा होगा या फिर आगे कभी आप पढ़ेंगे, तो यू विल स्टडी अबाउट वन ऑफ द फीचर मशरूम रॉक्स. तो ये उसी का एग्जाम्पल था. दिस इज हाउ द मशरूम रॉक्स लुक लाइक. एक एनोलॉजी समझाना चाह रहा हूँ कि क्या होता है. इसको अगर रियल लाइफ में आप देखोगे तो मैंने फर्स्ट टाइम अगर क्रिश 3 देखी होगी तो उसमें एक सॉन्ग था, तो उसमें ना बैकग्राउंड में इस टाइप की रॉक्स हैं कि ऐसे ऐसे समथिंग, ऊपर से दे आर वेरी ब्रॉड एंड दे आर नैरो फ्रॉम देयर बेस. तो इस तरह की रॉक्स हैं. सो अब ये जो लैंडस्केप बना है ये कैसे बना है? दिस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर एंड द बैलेंस अल्टीमेटली गिवन बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक. तो दो प्रोसेस थी यहाँ पे, एक तो एयर डिस्ट्रॉय कर रही थी
और जो रॉक की लिथोलॉजी थी, द स्ट्रक्चर था, वो रेजिस्ट कर रहा था. तो इक्विलिब्रियम थ्योरीज बेसिकली टेल्स अस दिस ओनली, दैट द फॉर्म द स्लोप्स विल टेक depends on how the balance is maintained or disrupted between the process that create or the process that operate. So equilibrium theory में जो first मतलब जो द who is the most major contributor, his name is G.K. Gilbert. So इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं. पहले तो कुछ नोट्स मैं दे देता हूँ अबाउट द इक्विलिब्रियम थ्योरी. So firstly it is, you can write along with me, firstly it is the alternative to the historical time based theory. Equilibrium theories are the alternatives to the historical time based theory, and the equilibrium theories focuses on the process and structure. Process जैसे मैंने एग्जांपल में बताया इरोजन, एंड द स्ट्रक्चर की क्या रॉक की रेजिस्टेंस है. तो द प्रोसेसेस, सॉरी ये प्रोसेस की स्पेलिंग गलत लिख दिया. So it focuses on the processes and the structure based approach. Then obviously कुछ भी इस टाइप की थ्योरी होगी तो it will obviously a rejection of Davis. Remember क्योंकि हमने डेविस पढ़ चुके हैं, तो डेविस is talking about the role of time, है ना. तो any theory which is rejecting the role of time, any theory which is time independent is obviously the rejection of Davis model. This is one thing. Then apart from it, what else is here? The equilibrium theories tells us that the landforms are product of, sorry, the landforms are the product of interacting forces. The equilibrium theory tells us landforms as product of interacting forces, the resisting force versus the destructing force, interacting forces. देन द फिफ्थ पॉइंट इज कि ये टाइम डिपेंडेंट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अब जब ये टाइम डिपेंडेंट है तो इसके वजह से एक चीज़ और होगा, द सिक्स्थ पॉइंट, दैट लैंडफॉर्म, इसमें कोई प्रोग्रेसिव फ्लैटनिंग नहीं होगी. देयर इज नो प्रोग्रेसिव फ्लैटनिंग. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इसको एक ग्राफ पे ड्रॉ करता, अगर डेविस की बात हम मानते, डेविस के थॉट से जाते, तो डेविस क्या बोलते हैं कि अगर डेविस का मैं ग्राफ प्लॉट करूं दो एक्सिस पे, दिस इज द बेस लेवल, दिस इज द हाइट एंड दिस इज द टाइम. तो किसी भी स्लोप की जो हाइट है विथ टाइम इट विल डिक्रीज प्रोग्रेसिवली एंड अप टू अ बेस लेवल इट विल कम. तो ये बोलते डेविस, इस तरीके का कुछ उनका ग्राफ दिखता. बट जो इक्विलिब्रियम थ्योरीज हैं, इक्विलिब्रियम थ्योरीज टेल्स अस दैट देयर इज नो प्रोग्रेसिव फ्लैटनिंग, एंड क्योंकि कोई प्रोग्रेसिव फ्लैटनिंग नहीं है, सो देयर इज द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल. नो प्रोग्रेसिव फ्लैटनिंग एंड द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल. सो अगर मैं इसको पूरे को समराइज करूं तो what the landform, sorry, what the equilibrium theories are trying to tell us is that कि जो landform है it tries to achieve a balance. A balance काय में? It is trying to achieve a balance between factors and processes. Processes और factors के बीच में ये बैलेंस अचीव करना चाह रहा है. अब वाइल अचीविंग दिस बैलेंस क्या होगा, जब ये लैंडफॉर्म इस बैलेंस को अचीव करने का ट्राई करेगा तो उस प्रोसेस में इसका जो हाइट है और इस लैंडफॉर्म का जो शेप है इट विल बी डिटरमाइंड, इट विल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस. तो टाइम से या सीक्वेंस से नहीं फर्क पड़ रहा है. जब ये फैक्टर और प्रोसेस के बीच में बैलेंस अचीव करना चाहता है तो उस प्रोसेस में व्हाट हैपेंस इज बेसिकली डिटरमाइनिंग द हाइट एंड द शेप ऑफ द लैंडफॉर्म. अब ये हाइट और शेप क्या हो सकता है, इट कैन, जैसे डेविस के मॉडल में अगर हम देखते तो हाइट यहाँ से लेके यहाँ आएगी, विथ टाइम इट विल डिक्रीज, वो बढ़ेगी नहीं.
एंड देयर इज अ सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस में डिक्रीज ही होता है, कभी भी इंक्रीज आप नहीं देखोगे। बट यहाँ पे क्या होगा, अगर वो उसको एडजस्टमेंट करना है तो इट कैन इंक्रीज ऑल्सो, इट कैन डिक्रीज ऑल्सो, इट कैन रिमेन कॉन्स्टेंट ऑल्सो, एंड इट कैन फ्लक्चुएट ऑल्सो। सो इंक्रीज कैसे, मान लो दिस इज अ सरफेस, अब यहां से मैग्मा ऊपर आया, एक वॉल्केनिक माउंटेन बन गया किसी तरह से, इसको इरोजन ने या ओवरलाइंग वेट ने इट ट्राई टू रिड्यूस इट, इट ट्राई टू ब्रिंग्स इट डाउन, तो हाइट इंक्रीज भी हो सकती है, और इरोजन ज्यादा होगा, अपलिफ्टमेंट कम होगा तो हाइट डिक्रीज भी हो सकती है। इट कैन रिमेन कांस्टेंट आल्सो एंड इट कैन कीप फ्लक्चुएटिंग आल्सो, जरूरी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस बेस्ड ऑर्डर होगा। सो दिस इज द बेसिक्स अबाउट योर इक्विलिब्रियम थ्योरी, 7-8 points में we are summarizing it. Then we have some examples, जैसे जब मैंने डेविस पढ़ाया था तो I also told you Penck was basically countering it. So the Penck's model of process approach, it is also an example of this equilibrium interpretation of the landforms and slopes. वहां पे पेंक भी यही कहते हैं कि लैंडफॉर्म्स हैं, जो स्लोप्स हैं, these are basically your consequences, जो लैंडफॉर्म्स हैं दे आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। रिमेंबर, ऐसे ही कुछ पेंक में हमने डिस्कस किया था। तो जैसे जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में एडवांसमेंट आएगा एंड विद द एप्रिसिएशन कि द नेचर ऑफ द अर्थ इज वेरी डायनामिक एंड देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट आर ऑपरेटिंग, तो जो सिस्टम अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच को मैं आपको जोग्राफिकल थॉट जब पढ़ेंगे तब भी मैं बताऊंगा, बट सिस्टम अप्रोच का एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हम ये ऐसे अभी समझ सकते हैं कि सिस्टम अप्रोच बेसिकली टॉक्स अबाउट मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व, मल्टीपल फैक्टर्स वर्किंग। जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल, इसको अगर एग्जांपल से समझाऊं ब्रीफ में सिस्टम अप्रोच को, तो डेविस ने तो एंडोजेनिक फैक्टर्स की बात ही नहीं करी। उन्होंने तो बोला जो लैंडफॉर्म है इसको सिर्फ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ऑपरेट कर रही हैं, और उसमें भी उन्होंने जो उनकी फर्स्ट साइकिल ऑफ इरोजन थी सिर्फ फ्लूवियल प्रोसेसेस के बारे में बात की। बट सिस्टम अप्रोच ये बोलता है कि सिर्फ एक फैक्टर नहीं इन्वॉल्व होता है, क्लाइमेट है, लिथोलॉजी है, रिवर है, देयर आर विंड्स, देयर आर एंडोजेनिक प्रोसेसेस, देयर इज टेक्टोनिक एक्टिविटीज, देयर आर इकोलॉजिकल फैक्टर्स, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो धीरे धीरे जियोमॉर्फोलॉजी शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई once the geographers appreciated the dynamic nature of it, so they shifted from uh, the older traditional approach to the system approach, and this became the basis of landform studies and slope development. तो जितनी भी मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी है 1960s ऑनवर्ड्स के बाद से, तो यू विल सी दैट दे आर यूजिंग द सिस्टम्स अप्रोच ओनली। नाउ दिस सिस्टम अप्रोच को तो हम डिस्कस करेंगे ही वहाँ पे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द जोग्राफिकल थॉट वाला चैप्टर, बट रिमेंबर द नेम, एक है BJL बेरी एंड अनदर वन इज रिचर्ड शोरली। These are the two guys, Richard Shorley, Ludwig, Ludwig. So these were the guys who introduced the systems analogy in geography. वरना system analogy geography का बनाया हुआ चीज नहीं है, it is introduced in geography by these two persons. Now some of the examples and the models within this equilibrium theory is, एक तो पेंक का मॉडल है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन राइट अबाउट द पेंक्स मॉडल व्हाइल डिस्कसिंग द इक्विलिब्रियम थ्योरी। इसके अलावा तीन जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं, they are of Stroller, J.T. Hack and G.K. Gilbert. G.K. Gilbert is one of the most important ones, और Stroller and J.T. Hacks भी जरूरी हैं। देन एक शॉम करके है, उनका भी मॉडल है। सो मॉडल तो काफी सारे हैं, बट वी विल डिस्कस इन ब्रीफ दीज थ्री मॉडल्स। पेंक का तो हमें ऑलरेडी पता है, तो पेंक को एक्सक्लूड करके तीन और पढ़ लेते हैं, हैक्स, स्ट्रॉलर एंड गिलबर्ट। तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट G.K. गिलबर्ट। सो G.K. गिलबर्ट की जो ये
थ्योरी आई थी, इट वाज अराउंड 1870s। वहाँ पे ही सेज, बेसिकली ही टॉक्स अबाउट कि जो लैंडफॉर्म है, लैंडफॉर्म शोज टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम टेंडेंसीज। जो भी लैंडफॉर्म है उसमें दो तरीके की इक्विलिब्रियम टेंडेंसी होती है। तो दो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं। वन इज ऑफ द ग्रेडेड रिवर का कॉन्सेप्ट है, एंड अपार्ट फ्रॉम ग्रेडेड रिवर ही आल्सो गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ द बैलेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्स एंड द रेजिस्टिंग फोर्स। तो एक कंसेप्ट है ग्रेडेड रिवर का और एक कंसेप्ट है बैलेंस का। तो ग्रेडेड रिवर समझा देता हूं पहले। इन द कंसेप्ट ऑफ ग्रेडेड रिवर, व्हाट जीके गिलबर्ट टेल्स अस। तो ग्रेडेड रिवर में जो ग्रेड है, इट इज अ रिवर विच इज इन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। मतलब जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी रिवर होती है तो इट हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसकी वजह से इट डज अ लॉट ऑफ वेदरिंग एंड इट इरोड्स एंड ऑल्सो इट ट्रांसपोर्ट्स एंड देन ग्रेजुअली इन द ओल्ड एज, द सेनाइल स्टेज, इट ऑल्सो डिपॉजिट्स। बट ग्रेडेड रिवर में जीके गिलबर्ट बोलते हैं कि द ग्रेडेड रिवर इज अ स्टेट वेयर द रिवर इज इन द स्टेट ऑफ बैलेंस। अब उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि इट कैन इरोड, एंड रिवर में अब सेडिमेंट भी नहीं है जो कि डिपॉजिट्स हो सके। तो दोनों ही कंडीशन नहीं मैच कर रही हैं, ना तो रिवर के पास एनर्जी है इरोड करने की, और ना रिवर में सेडिमेंट्स हैं जिसका डिपॉजिशन हो सके। तो हालांकि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये हाइपोथेटिकल है, बहुत रेयरली इट इज ऑब्जर्व्ड इन द नेचर कि कोई इस स्टेज पे रिवर हो। बट इस तरीके से जो भी एक रिवर होगी, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टेंडेंसी, कि इस तरीके से भी लैंडफॉर्म का या स्लोप का इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, द सेकंड कॉन्सेप्ट विच ही गेव इज दैट लैंडफॉर्म्स आर द बैलेंस बिटवीन द ड्राइविंग फोर्सेस एंड द रेजिस्टिंग फोर्सेस। अब ड्राइविंग फोर्स क्या हो सकते हैं और रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो सकते हैं। सो जो एक अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस है, सपोज देयर इज अ मैग्मा कन्वेक्शन सेल्स, कन्वेक्शन करंट ड्राइव करते हैं नीचे से, दे आर ड्राइविंग द प्लेट्स ऑल्सो, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द ओरोजेनेटिक प्रोसेसेस ऑल्सो। तो दे आर बेसिकली फोर्सिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द क्रस्ट। और रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो सकता है, जो ओवरलाइंग वेट है या जो लोड है ऊपर, कि नीचे से अपलिफ्टमेंट हो रहा है विच इज ट्राइंग टू पुश अप द फोर्स, इट इज ट्राइंग टू एक्सर्ट अ वर्टिकल अपलिफ्टमेंट, और ऊपर जो वेट है इट इज ट्राइंग टू कीप इट स्टेबल। या फिर इसका एक एग्जांपल ऐसे भी देख सकते हैं कि सपोज देयर इज अ रॉक, तो देयर इज द हार्डनेस ऑफ रॉक, एक तरफ से वो हार्डनेस है विच इज द रेजिस्टिंग फोर्स, और इट इज एक्टिंग अगेंस्ट द इरोजन। विंड हो सकती है या वाया एयर हो सकता है। तो इट इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स। तो इरोजन ड्राइव कर रहा है चीजें, एंड द रॉक की हार्डनेस रेजिस्ट कर रही है। अब इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनेगा, उसके वजह से जो भी बच जाएगा, दैट विल बी द लैंडफॉर्म। So this is basically the two concept given by G.K. Gilbert, and these are the two tendencies of equilibrium, जिस तरह से कोई भी लैंडफॉर्म या कोई भी स्लोप इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता है। Now apart from this G.K. Gilbert, the another theorist we have is J.T. Hacks. J.T. Hacks ने अपनी थ्योरी दी थी अराउंड 1950s एंड 60s, बहुत बाद में आए हैं ये गिलबर्ट के। सो इनके क्या पॉइंट्स हैं, ही इज ऑल्सो अगेंस्ट द डेविशियन मॉडल। अब एनीवन हु इज अगेंस्ट द डेविशियन मॉडल, तो उनकी थ्योरी तो बनी सी बात है कि टाइम इंडिपेंडेंट ही होगी, क्योंकि डेविस फोकस्ड ऑन टाइम डिपेंडेंट स्टेज बेस्ड प्रोसेस। तो जेटी हैक विल ऑब्वियसली रिजेक्ट टू थिंग्स। फर्स्ट, ही विल रिजेक्ट दैट the time based approach, and then he'll also reject that the landform have a sequential evolution। तो sequential नहीं होगा जैसे कि डेविस में होता है। सो टू थिंग्स ही रिजेक्ट। अब जब ये रिजेक्ट करेंगे तो कुछ इनको भी थ्योरी देनी पड़ेगी। सो ही सेज कि जो लैंडफॉर्म है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ बैलेंस ऑफ इरोजन एंड रॉक हार्डनेस। इसको जोग्राफिकल टर्म्स में बोलते हैं लिथोलॉजिकल कंट्रोल। लिथोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है कि जो भी रॉक का स्ट्रक्चर है, सपोज देयर इज अ हार्ड रॉक, मतलब एक बड़े से लैंडफॉर्म के अंदर देर आर सम पार्ट्स वेयर देर इज अ हार्ड रॉक एंड देर आर सम पार्ट्स वेयर देर इज अ सॉफ्ट रॉक।
तो सॉफ्ट रॉक तो इजीली इरोड हो जाती है। अब सॉफ्ट रॉक इरोड होने के बाद क्या लैंडफॉर्म बचेगा? इट इज द स्ट्रगल बिटवीन द बैलेंस ऑफ द इरोजन एक्टिंग ऑन द सरफेस एंड द रेजिस्टेंस फ्रॉम द हार्डनेस ऑफ द रॉक। तो ये तो मैं पहले भी समझा चुका हूँ। आई होप वो मशरूम रॉक वाला एग्जाम्पल आपको याद होगा, उसमें मैंने यही वाला कंसेप्ट समझाया था, सिमिलर टू दैट। एंड फिर एक लास्ट में एक ब्रीफ में देख लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉलर। दिस इज ऑल्सो अ रिलेवेंट कंसेप्ट इन द इक्विलिब्रियम थ्योरी। ये भी अपनी थ्योरी देते हैं अराउंड 1950s-60s में, ऑलमोस्ट कंटेम्प्रेरी टू जेटी हैग ओनली। तो इन्होंने यूज किया है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच में ये क्या कहते हैं, ही ब्रिंग्स इन अनदर फैक्टर्स ऑल्सो, जैसे ये क्लाइमेट को इन्वॉल्व करते हैं। ही ब्रिंग्स इन द रोल ऑफ लिथोलॉजी, ही ऑल्सो ब्रिंग्स इन द रोल ऑफ इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो मल्टीपल फैक्टर्स का ये रोल को अपने थ्योरी में इंक्लूड करते हैं। एंड देन ही गिव्स द कंसेप्ट ऑफ स्लोप एफिशिएंट मॉडल। अब ये स्लोप एफिशिएंट मॉडल में ये क्या बोलते हैं, ही सेज दैट स्लोप्स आर एडजस्टमेंट फॉर एफिशिएंट रिमूवल ऑफ सेडिमेंट। उसमें उसका मतलब ये होता है कि जैसे स्लोप्स हैं, अब स्लोप्स विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। अगर कोई स्टीप स्लोप है या कोई जेंटल स्लोप है, वो खुद को एडजस्ट करेगा इन अ वे दैट इट कैन एफिशिएंटली रिमूव द सेडिमेंट। तो अगर सेडिमेंट ज्यादा है तो क्या होगा, एंड सेडिमेंट लेस है तो क्या होगा? अगर सेडिमेंट ज्यादा है तो द स्लोप विल बी स्टीप, एंड अगर सेडिमेंट लेस है तो स्लोप विल बी जेंटल। एक डायग्राम से बताता हूँ। सपोज दिस इज अ स्लोप, या ऐसे मान लेते हैं, इट इज लाइक अ सीसॉ। ये तो एक फ्लैट सरफेस बना दिया मैंने। अब मान लो कि अगर, सॉरी कहाँ गया, ये रहा। अगर मैं इस पे बहुत सारे सेडिमेंट्स रख दूं तो ये क्या करेगा, जो स्लोप है ना वो बाय डिफॉल्ट इट विल बी वेरी 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 स्टीप। क्यों? ताकि ये जो सेडिमेंट्स हैं दीज कैन बी रिमूव्ड एफिशिएंटली, ये बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या रिवर इनको जो है नीचे लाके इरोड कर दे। अगर इसी की जगह पे एक ऐसा स्लोप हो, एक ऐसा प्लेन है, अब मान लो इस पे मैं सेडिमेंट्स रखता हूँ एंड बस इतने से ही सेडिमेंट्स रखे हैं मैंने, तो इसमें सेडिमेंट्स कम है, तो ये स्लोप कैसा होगा, इट विल बी जेंटल। अब आपको मैं इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से इमेजिन करवाने की ट्राई करता हूँ। दिस इज स्लोप 1, एंड दिस इज स्लोप 2। तो ऑब्वियसली अब ये देख के ज्यादा अच्छे से बेटर समझ में आ पा रहा होगा कि दिस इज अ जेंटल स्लोप, दिस इज अ स्टीप स्लोप। सो बेसिकली स्टॉलर इज सेइंग दैट स्लोप्स आर एडजस्टमेंट फॉर एफिशिएंट रिमूवल ऑफ द सेडिमेंट। इसमें कोई भी मतलब स्ट्रॉलर के इंटरप्रिटेशन में देर इज नो रोल ऑफ, देर इज मतलब जो स्लोप्स हैं दीज आर नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम और स्टेज। क्योंकि जैसे जो ओल्डर स्लोप्स होते हैं दे डू नॉट नेसेसरली हैव जेंटल स्लोप एंगल्स, एंड द स्लोप एंगल्स कैन बी सेम फॉर लैंडफॉर्म्स ऑफ वेरिंग एज। तो ये इंटरप्रिटेशन निकल रहा है बेसिकली स्ट्रॉलर की थ्योरी से। सो अकॉर्डिंग टू हिम स्लोप विल एडजस्ट टू द मोस्ट एफिशिएंटली रिमूव द सेडिमेंट्स, है ना। बिकॉज देयरफॉर जो स्लोप्स हैं दैट हैव लूज दैट हैव वेजिटेशन हैव लूज सेडिमेंट्स एंड देयरफॉर दे विल बी जेंटलर। एग्जांपल जैसे ले लो कि वैली साइड है, अगर वहां पे मोर ज्यादा सेडिमेंट है तो वो स्टीप होगा, एंड कॉन्सिक्वेंटली जो रिवर वैली का जो स्लोप है इट विल ऑल्सो बिकम स्टीप। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस वॉज अबाउट द स्ट्रॉलर। तो अब जो ये स्लोप सिस्टम की बात कर रहे हैं इसका गोल क्या है, ये भी मतलब जो मैंने बताया उसमें से आप डिराइव कर सकते हो कि द गोल इज टू ऑप्टिमाइज द सेडिमेंट रिमूवल। उसी के हिसाब से तो स्लोप खुद को चेंज कर रहा है।
So this was all about Stoller. So I think now we are done with the equilibrium theories. क्या होती हैं ये भी बता दिया. पेंक तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उनके पॉइंट्स आप खुद लिख सकते हैं. बाकी जीके गिलबर्ट, जेटी हैक्स and Stoller, these three I have discussed briefly. Thank you.